आवाज आ रही है प्रॉपर? ऑडियो वीडियो क्लियर? आवाज तो मैं बोला ही नहीं था तो कहाँ से आई? अब जो है वो बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आगे देखते हैं हम अपन लोग। आओ भैया आओ। तो अभी तुम लोगों का ना 15-20 दिन मेरी ये एक ही क्लास देखनी है, क्योंकि तब तक थोड़ा मैं जो है वो मेंस वालों को जो है वो फ्री कर देता हूँ। मेंस वालों को जितना जो है वो सारी चीज़ें कवर करवा देता हूँ, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अभी जुलाई में ही है। तो उनकी क्या सिलेबस तीसरी बार रिवीजन हो रहा है उन लोगों का, तो उनका रिवीजन करवा देते हैं। उसके बाद में तुम लोग थोड़ा मेंटली तैयार रहना, संडे सैटरडे 5-5 घंटों के लिए। हाँ धर्मेंद्र जी, वो अपलोड हो गई है और ये टॉपिक बड़ा है 40-50 पेज का, तो एक साथ केवल जो है वो ऐसे तो टोटल 26 कर्मचारी हैं, लेकिन जो है वो वहीं 8-9 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो सबका कंटेंट सही तरीके से तैयार होने के अंदर वैसे टाइपिस्ट जो है वो 5-6 हैं, तो वो भी बावड़े हो जाते हैं ना कितने। जो मेंस वालों की अलग रिवीजन क्लासेस चल रही है, उनके नोट्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो थोड़ा संयम रखें, साथ साथ सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। चलो चलो, पुराने दिनों की याद कर रहे हो तुम लोग, तो मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को कि अपन जब स्टार्ट करेंगे तो याद रखना कि अपन लोग जो है वो संडे सैटरडे का बहुत तगड़ा यूटिलाइजेशन लेंगे। अभी 15 एक दिन एक बार जो है वो मैं इनको कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि इनका मेंस का एग्जाम है। मेंस वाले बच्चे अब तुम्हारे सीनियर हो गए यार, अच्छा रिजल्ट देंगे तो तुम्हें बढ़िया गाइडेंस देंगे, बढ़िया। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि एवं संबंध क्षेत्र। ठीक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे ना अपन, जब इको सर्वे बजट आएगा तभी पढ़ेंगे आशीष जी। अब बात करते हैं और थोड़ा सा देख लो, नए जो है वो दोस्तों एकदम नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, और हमें इसको किस तरीके से पढ़ना है। कृषि के अंदर जो है वो दोस्तों आप लोगों को जो है वो पहले तो बेसिक जानकारी, जिसके अंदर कृषि का महत्व क्या है, कृषि की समस्याएं क्या हैं, कृषि के अंदर जो है वो क्या सुधार किए जा सकते हैं, कृषि के मुख्य तथ्य क्या है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। आज अपन इन पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, क्या याद करना अपन लोगों को। इसके बाद में हम चलेंगे तो हम पढ़ेंगे हरित क्रांति क्या थी, श्वेत क्रांति क्या थी, और ब्लू रिवॉल्यूशन क्या था, नीली क्रांति क्या थी। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, यहाँ पढ़ेंगे अपन। ये तीनों क्रांतियां हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छे से जो है वो कवर करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो कृषि के साथ साथ डेयरी के बारे में, पशुपालन के बारे में और मत्स्य पालन के बारे में जो थोड़ी थोड़ी जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए, मत्स्य पालन की भी पूरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को जो है वो मोटा मोटी होनी चाहिए। और उसके बाद में जब एग्रीकल्चर में आगे चलेंगे तो हम लोगों को खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी क्या है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है वो पढ़ेंगे। फिर कृषि की मोटे मोटी 30-40 योजना पढ़ेंगे। एक वीक एग्रीकल्चर में लगेगा। ये पढ़ो आप एकदम बढ़िया नया जी, सारे सेम ही हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ने के लिए जो है वो गुरुजी आवाज़ बहुत कम है, नहीं नहीं आवाज़ सही है। अभी मैं, हाँ अभी दवाइयों से मतलब रिकवरी हुई है, तो उसकी वजह से जो है वो दवाइयाँ तुम्हें पता है गर्मी करती हैं, तावड़े पड़ रहे हैं, तो ऊपर से जो है वो मुंह में भी छाला हो रखा है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, एक बार 2-4 दिन काम चला लो, तुम मेरी वाली स्पीड देखोगे तो घना ही आनंद आएगा, और बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें, है ना। तो थोड़ी कम आवाज़ से भी काम चला लो, नहीं वॉल्यूम बढ़ा लो, ईयरफोन लगा लो, एकदम ये शांति में जार बैठ जाओ। हाँ ये अपन पढ़ेंगे, ये आप लोगों को जो है ना कवर करना है बढ़िया तरीके से। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर नहीं प्लस करंट अफेयर के साथ पढ़ेंगे। मतलब ये पोर्शन आप मान के चलना, एक क्वेश्चन यहां से पक्का है और एक प्रश्न इन सब से पक्का है, एक प्रश्न इन सब से पक्का है, 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। हाँ 2
क्वेश्चन पक्के आएंगे, ये आप मान के चलना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है भाई अर्थव्यवस्था के? एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है अर्थव्यवस्था के? तो याद रखना है एग्रीकल्चर हमारे प्राइमरी सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब आपको यह भी याद रखना होगा कि जो कृषि एवं संबंध क्षेत्र है वो दोस्तों याद रखना कि आपके यहां पे जो है वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आता है। स्वतंत्रता के समय जीडीपी और रोजगार दोनों में ही 50% योगदान था, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, याद है। लेकिन आज भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि में योगदान 18.11% है और दोस्तों रोजगार में योगदान 50% के लगभग है। ये दो चीज याद रखना, दो चीजें याद रखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज है वो क्या याद रखनी है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो प्राथमिक सेक्टर में आता है और जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है तो हमारा जो एग्रीकल्चर है इसके 4 सब सेक्टर हैं। क्या है दोस्तों आपके कृषि एवं संबंध क्षेत्र के? कृषि एवं संबंध क्षेत्र जो है आपका उसके जो है 4 सब सेक्टर हैं। कौन कौन सा है दोस्तों आपका? एक तो जो है वो कृषि या आप इसे बोलें फसल, एक दोस्तों जो है वो आपका पशुपालन और एक जो है वो दोस्तों आपका वानिकी और एक जो है वो दोस्तों आपका मत्स्य पालन। ये याद रखें। कितने सब सेक्टर हैं? 4 सब सेक्टर। क्या याद रखेंगे? सभी कमेंट सेक्शन में लिखें। एग्रीकल्चर है, हाँ, पशुपालन है एनिमल हस्बेंड्री, वानिकी मत्स्य पालन, याद रख लेना, ठीक है। हाँ, और अब आपको एक चीज याद रखनी है कि एग्रीकल्चर का योगदान जो है वो 18.11% जो है वो जीडीपी में है और दोस्तों जो है वो 50% के लगभग जो है वो दोस्तों आपका यहाँ जो है वो किस में? रोजगार में है। अब आप जब एग्जाम देंगे, कब एग्जाम देंगे आप एग्जाम कब देंगे? कब एग्जाम देंगे आप एग्जाम दिसंबर के आसपास देंगे। जब दिसंबर के पास देंगे तो उस समय हम केवल और केवल जो है वो क्या करेंगे? हम केवल और केवल यहाँ वापस आएंगे और पूरी पीडीएफ में 4-5 डाटा चेंज करेंगे। ये हो सकता है उस समय 18% हो सकता है कि ये उस समय जो है वो 47-48% या 52% हो, पर दिमाग में 18 और 50 को रखो एक बार। ऐसा नहीं है कि अपन जो है वो इको सर्वे बजट नहीं है तो अपन पढ़े ही नहीं, है ना। तो इकोनॉमी पूरी पढ़ेंगे, केवल चेंज कितने होते हैं अरविंद जी इस पे फोकस रखो। हाँ, लगभग लिखा है ना, तो इस पे फोकस रखो। अपने नया इको सर्वे आएगा, अभी तक इको सर्वे नहीं आया है बेटा जी, ठीक है। अभी तक क्या आया? बजट आया है और वो भी लेखानुदान आया है। चुनाव के बाद ही इको सर्वे आएगा, तो उस समय हम एग्जैक्ट डाटा पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर नहीं पढ़े, क्यों? डाटा तो एग्रीकल्चर में पूरे ही 20-30 है, तो टॉपिक तो फिर भी 70 पेज का है ना, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि का प्रारूप जीवन निर्वाह की कृषि थी। कैसी कृषि थी? जीवन निर्वाह। याद रखें भाई, जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है? अपने बडेरे जो खेती करते थे ना वो इसलिए करते थे कि मतलब दाना कर ले और खा ले, बस इतना ही काम था। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर क्यों होती थी कि भी भैंस के लिए चारा हो जाए, अपने लिए अनाज हो जाए। हम जो है कोई आजीविका के लिए कृषि करते थे, ना कि हमारी कृषि में वाणिज्यकरण था, ना टेक्नोलॉजी का उपयोग था, ना कमर्शलाइजेशन था, बस पेट पालना चाहिए। लेकिन भारत में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन और कृषि क्रांति हुई तो आज के दिन भारत जो है वो कृषि के अंदर आत्मनिर्भर देश होने के साथ साथ निर्यातक देश भी हो गया है। क्या हो गया दोस्तों? आत्मनिर्भर देश होने के साथ साथ निर्यातक देश भी हो गया। तुम एग्जाम्पल के रूप में समझो कि भारत में दुनिया का 2.4% क्षेत्रफल है, 4.2% जल है, फिर भी 17.5% आवाम का पेट पाल रही है भारत की एग्रीकल्चर। लोग कहते हैं कृषि की क्या वैल्यू है,
लोग कहते हैं एमएसपी की क्या जरूरत है, किसानों की मांगे ऐसे ही है, इनको तो आदत पड़ गई है। ऐसे ही नहीं है। मतलब इस 2.5% एरिया में 17.5% पॉपुलेशन का पेट पाल रहे हैं किसान है, और उसके साथ साथ निर्यात भी कर रहे हैं। हम आज इस स्थिति में हैं। हरित क्रांति से पहले हमारी स्थिति एग्रीकल्चर की ये थी कि हमें जो है बाहर से सले गड़े जो है वो बहुत खराब प्रकार का जो है अनाज मंगवाना पड़ता था। जो वहां का एकदम सी ग्रेड का अनाज होता था वो हमें मिलता था। तो हमने, सरकार ने, ठीक है, सभी ने मिलकर बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ अचीव करना है। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस इसलिए है, आपने कोविड में देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर धड़ाम से गिर गया, सर्विस सेक्टर धड़ाम से गिर गया, एग्रीकल्चर ने बचाए रखा इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर ने बचाए रखा ना। तो भारत आज कृषि आत्मनिर्भर तो है ही, इसके साथ साथ कृषि निर्यातक देश भी है। भारत आज जो है कृषि आत्मनिर्भर तो है ही, इसके साथ साथ कृषि निर्यातक देश भी है। कृषि निर्यातक देश भी है। क्या है? कृषि निर्यातक देश भी है। हाँ, नहीं रवीना जी, इंग्लिश भाम्बू सर पढ़ाते हैं, है ना, और मैथ पुरुषोत्तम सर पढ़ाते हैं। हाँ, ये कोई डाउट नहीं है। ओके, पीडीएफ अपलोड होगी, जाके देखो पीडीएफ सेक्शन में, आपने देखी नहीं शायद, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब तुमसे अगर लिखवाया जाए कि कृषि जो है उसका महत्व क्या है, भारत में कृषि का महत्व है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर का महत्व इतना है, ठीक है। वोकेब की क्लास इसलिए नहीं हो रही है अभी, एक बार है क्योंकि जो है वो एक बार साइंस का और इनका सिलेबस पूरा हो रहा है, तो स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तुम शाम को मतलब टेक्निकल टीम वालों को कॉल कर लिया करो। तुमने 9:30 से 10 वाली क्लास को मतलब ऐसे वो शिकायत निवारण प्रणाली बना रखा है क्या? है? चलो पढ़ लो, पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, आपने नहीं देखी होगी, सेक्शन में जाके देखें, मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद में। हाँ पीयूष बोलो भाई, बोलो पीयूष बोलो। हाँ हाँ करो, हताई करो तुम लोग। हाँ बोलो, कर लो, बात करो। पीयूष को बोलने दो भाई, आगे चले। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? लिंक तोड़ देते हैं कुछ स्टूडेंट जिनको पढ़ना नहीं होता है, बहुत बढ़िया। कृषि का महत्व बता दिया है। आशीष को लगता है कि कृषि का महत्व बता, वो तो इंट्रोडक्शन है। ओ आशीष घोड़ो है बने हैं। हिंदी की क्लास सर आएंगे वापस, 1 तारीख से उनके शादी है, प्रोग्राम है, तो तब स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ ठीक है पूजा जी। ओ, हम्म, अननेसेसरी, और अपने आप में कोई भी अगर चतुर बने, बिना मतलब ब्लॉक कर दिया जाएगा, है ना। क्लास के साथ रहें, पढ़ते रहें, संयम बरते रहें। क्या बरतते हैं? संयम बरतते रहें, याद रह जाएगा। अननेसेसरी कमेंट नहीं करें, लास्ट 5 मिनट में और बातचीत कर लेंगे। मैंने पहले दिन भी बोला था, फिर आप लोगों को मतलब बुरा फील होएगा कि हमें ब्लॉक कर दिया ये वो, तो आपके लिए समस्या होगी, तो कृपया करके एक ये, हाँ इसको एक सेकंड, ये कौन था? हाँ आशीष बताओ, क्या दिक्कत है भाई? कि कृषि का महत्व हो गया? कैसे पता चला तेरे को कृषि का महत्व हो गया? पूछा मैंने आपसे कि महत्व हो गया या नहीं हो गया? पढ़ ले फिर आगे। तो मैं अभी रिहेबिलेशन में चल रहा हूँ भाई, सही हो रहा हूँ मैं, बहुत हिम्मत करके क्लास में आया हूँ कि तुम्हारी कंटिन्यूटी बनी रहे। अननेसेसरी कमेंट नहीं करें, इंटरेस्ट बनाए रखें, बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, और मैं 8:30 बजे सो जाता आज, लेकिन मैं 9:30 बजे तक इस क्लास के लिए ही जगह बैठा कि मैं 1 घंटे पढ़ा के फिर ही सोऊंगा, ऐसी तबीयत थी।
तो फिर भी तुम लोगों ने ये शर्म नहीं से रखी है, तो तुम जानो और तुम्हारा राम जाने। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सा जी लगा के पढ़ लेते हैं ताकि टॉपिक अपना जो स्टार्ट हुआ है वो जी लगा के थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो ध्यान देंगे। अब एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, वो एक बेसिक बात थी कि भारत स्वतंत्रता के समय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था, जो जो उस समय जीडीपी एवं रोजगार दोनों में योगदान देता था फुल। आज के दिन 18% मोटा मोटी जो है वो 51% के आसपास जो है वो दोस्तों जो है वो रोजगार में योगदान देता है। अब अगर हम लोग देखें एग्रीकल्चर सेक्टर के कंप्लीट महत्व के बारे में, तो याद रखें कृषि का महत्व हर समाज और देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय ढांचे में निहित होता है। आर्थिक इसलिए कि दोस्तों याद रखें, इससे जो है वो आपका कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों को रोजगार सुनिश्चित करता है। सामाजिक इसलिए कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे गरीबी निवारण के लिए बहुत जरूरी है। और पर्यावरणीय इसलिए कि एग्रीकल्चर जो है वो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। हर देश में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ रोजगार देना, सोशल स्टेबिलिटी के लिए जो है वो कृषि जरूरी है। भारत में भी कृषि का योगदान 18.11% है। कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है वर्किंग पॉपुलेशन, जो कि आपके यहाँ 15 से लेकर 60 साल के बीच की होती है, वो भी मोटा मोटी कार्यशील जनसंख्या पूछ ले तो क्या डाटा है, 54.6% लोग जो है वो रोजगार के लिए इसके ऊपर डिपेंड है। खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 के जो फाइनल डाटा आए थे उसमें 323.5 मिलियन टन है। तो 18.11% जो है वो आपकी जीडीपी में योगदान, 51% रोजगार में योगदान। खाद्यान्न उत्पादन आप यहां लिख सकते हैं। और हम कृषि के महत्व में क्या लिखेंगे, उन डाटा का बेहतर तरीके से अगर आपको नहीं भी आए ना, तो भी अगर आप लिखना चाहो ना कृषि क्षेत्र का महत्व है, तो आपकी समझ विकसित होनी चाहिए कि गुरुजी जीडीपी में अच्छा रोजगार योगदान देता है, रोजगार जो है उसके साथ साथ जो है वो अच्छा योगदान देता है रोजगार में, उसके साथ खाद्यान्न उत्पादन जो है उससे हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, उसके साथ साथ हम कृषि निर्यात करते हैं तो हमारे व्यापार जो है उसमें अच्छी बढ़ोतरी होती है। कृषि निर्यात से जो है व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी होती है। औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, औद्योगिक क्षेत्र को क्या करता है, कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ये आधार है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ये आधार है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग देखो तो यह जो है वो गरीबी निवारण में बहुत ज्यादा सहायक है, गरीबी निवारण में बहुत ज्यादा सहायक है। तो इकोनॉमिक्स को रिलेट करो, रटो मत, रिलेट करो रटो मत। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो यहां से इजीली आपसे जो है हो सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र का महत्व अगर आप लोग याद रखें तो भाई निर्यात में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। 53.15 बिलियन डॉलर का हम लोग जो है वो निर्यात करते हैं। सोशल स्टेबिलिटी कैसे आती है, अगर एग्रीकल्चर नहीं हो तो समाज के अंदर जो है वो किस तरीके से लोग सब रोजगार प्राप्त कर सके। आज एग्रीकल्चर है तो रूरल इकोनॉमी बड़ी बैलेंस है, नहीं तो फिर बाद में वहां पे अगर रोजगार नहीं होंगे, एग्रीकल्चर अगर जो है वो सही तरीके से नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से इतने रोजगार आ नहीं रहे, सर्विस सेक्टर से इतने रोजगार आ नहीं रहे, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा, लोग जो है वो लूट मारपीट इनमें चले जाएंगे। बैकबोन है इकोनॉमी की, और रोजगार के रूप में तो प्योर बैकबोन है। औद्योगिक क्षेत्रों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, औद्योगिक क्षेत्रों को क्या उपलब्ध करवाता है, कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। तो और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है कि कृषि तो उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध करवा देता है, कृषि तो उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध करवा देता है, करवाता है ना।
कपास नहीं उपलब्ध करवाते क्या सूती वस्त्र उद्योग के लिए? करवाते ही हैं, ठीक है। और उद्योग जो है वो कृषि को मशीन उपलब्ध करवा देता है। क्या उपलब्ध करवा देता है? मशीन उपलब्ध करवा देता है, ये कच्चा माल उपलब्ध करवा देता है। तो दोनों सेक्टर एक दूसरे के पूरक है, सप्लीमेंट्री है। हाँ, दोनों जो है सेक्टर जो है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, सप्लीमेंट्री है। एक का डेवलपमेंट होगा तो दूसरे का भी होगा। अगर उद्योग का अच्छा डेवलपमेंट होगा तो उद्योग मशीनें उपलब्ध करवाए। आज देखो ट्रैक्टर देखो, बढ़िया थ्रेसर देखो, सारा इक्विपमेंट देखो, तो एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छी बढ़िया हुई ना। ग्रामीण क्षेत्र में ये दोस्तों याद रखिए, आपके यहाँ पर जो है वो गरीबी उन्मूलन में बहुत सहायक है। गाँव के लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे कंप्लीटली डेवलपमेंट जो है वो क्या निर्भर है, याद रह जाएगा। पक्की बात, श्योर। हाँ, अब इसके बाद में भी जो है उद्योग और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं, आप लोगों को याद रखना है। अगर खाद्य सुरक्षा की बात करें तो ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो इतने लोगों को जो है वो फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं हो सकती। आर्थिक विकास के लिए जीडीपी में योगदान दे रहा है। सोशल स्टेबिलिटी, कृषि समुदाय जो है वो कल्चर के साथ जुड़े हुए रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, ग्रामीण इलाके जो है समृद्ध हो पा रहे हैं। पर्यावरणीय स्थिति के अंदर अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में देखें तो मिट्टी की गुणवत्ता बना रहे, जल संरक्षण करते रहे, जैव विविधता को बनाए रखें, पेड़ पौधे खेत खलियान रहेंगे तो ठीक है ना। अभी मैं यहाँ फ्लैट से खड़ा खड़ा देख रहा था, चारों तरफ जो है वो सीमेंट ही सीमेंट हो रखी है, तो ये तपेगा नहीं तो जाएंगे कहाँ? तपेगा ही भाई ये तो। अब चारों तरफ सीमेंट ही सीमेंट हो रखी है, कोई दरख्त दिखता नहीं है, कोई खेत यहाँ से दिख नहीं रहा, तो हालात तो खराब ही है। एग्रीकल्चर है और लोग खेती में लगे रहेंगे तब तक बढ़िया है, नहीं तो एग्रीकल्चर लैंड का अगर यूज ही नहीं होगा तो फिर तो बहुत समस्या हो जाएगी। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का जो वेस्टेज निकलता है वो आज के टाइम बायोफ्यूल में यूज आ रहा है। किस में यूज आ रहा है? बायोफ्यूल में यूज आ रहा है। और उसके साथ साथ कृषि जो है उससे हम निर्यात कर रहे हैं, तो वैश्विक व्यापार में भी भागीदारी हो रही है। तो कभी भी ऐसे जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज बताना भी अगले को कि कृषि जो है वो गरीबी उन्मूलन में भी सहायक है, खाद्य सुरक्षा में भी सहायक है, आर्थिक विकास में भी सहायक है, वैश्विक व्यापार में भी सहायक है, ऊर्जा के स्रोत भी हमें मिलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को कच्चा माल भी उपलब्ध करवाता है, सामाजिक स्थिरता भी सुनिश्चित करते हैं, निर्यात में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, रोजगार में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, रोजगार में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, पर्यावरण संरक्षण में भी जो है वो दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड है। बस इतना ही तो याद करना है, इतना ही तो याद करना है। डाटा में पढ़ी क्यों रहे हो? यहीं से क्वेश्चन सही हो जाते हैं, यहीं से प्रश्न जो है वो सही हो जाते हैं। तो अब तुम बताओ एग्रीकल्चर के सामने चैलेंजेस क्या हैं? डाटा तो तुमने मोटा मोटी कितने याद करने कि गुरुजी 18.11% तो जीडीपी में योगदान को जी ध्यान है, और विवाद में 50% रोजगार में योगदान जी ध्यान है। और विवाद में अगर आप देखा तो जो है वो दोस्तों थारा 53 बिलियन डॉलर को जो है वो व्यापार, 53 बिलियन डॉलर को व्यापार, 323.5 मैट्रिक टन जो है वो आपका दोस्तों जो है मिलियन टन जो है वो आपका क्या है? उत्पादन है। क्या है? मिलियन टन जो है वो आपका उत्पादन है। तो क्या तुम ये 4 डाटा ही याद नहीं कर सकते क्या? 4 डाटा ही तो याद करने हैं। हाँ, चैलेंज बताने के लिए नया जी ने सबसे पहला बहुत अच्छा चैलेंज बताया। तो कृषि की समस्याएं अब हम लोग जो है वो देखेंगे, पर क्या हम 4 डाटा ही याद नहीं कर सकते क्या? हाँ सर, मेंस में ऐसे डायग्राम बना सकते हैं क्या? जरूर बना सकते हैं और बनाने चाहिए। ऐसी फॉर्मेटिंग जब आप करेंगे, जब बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें मेंस के अंदर सेगमेंटेशन करना होगा। जगह कम है, इतने जो लिखोगे इससे अच्छा बड़ा प्रश्न आ गया, कृषि पे टिप्पणी करवा ली तो बना सकते हो, बढ़िया। ऐसे महत्व करके साइड में ब्लॉक बना दो। हाँ, सेम की प्रॉब्लम बहुत बढ़िया, मानसून पर आधारित है, बहुत बढ़िया। समझदार टाबर हो, बताओ सागे सागे। हाँ, डायग्राम से समझ जल्दी आता है। तो मैं कह रहा हूँ सारा कंटेंट तुम्हारे लिए बेस्ट बना के लाऊंगा, नहीं तो मैं ये तुम्हारे को ये सब पीछे छोड़ जाता। मैंने भी 4 कितनी 10-15 स्लाइड पढ़ी, तो इसका मतलब सार तभी है, ये तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, कि आगे आने वाले टाइम में तुम लोगों को इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एग्रीकल्चर का महत्व है ये भाई, एक डायग्राम देखा दिमाग में छप गया, लाइनें थोड़ी हैं। आगे आने वाले टाइम में लाइन तो तुम अंदर से खुद ही डेवलप कर लोगे।
हाँ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बढ़िया, इशिका ने बहुत अच्छा बताया। हाँ, चैलेंज सिटी का मॉडर्न होना, ये कोई बात नहीं हुई, तुम बताओ और ढंग के देंगे। शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी सीड्स, स्किल्ड फार्मर, वेरी गुड। तकनीकी, हाँ वेरी गुड। ऑर्गेनिक, रासायनिक पदार्थों का अधिक उपयोग, अम्ल वर्षा। हेल्थ इश्यूज टू पीपल ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, वाह अंग्रेज है हमारी क्लास में, मजा आ भाई अंग्रेजी पढ़ गए। अधिक कीटनाशक, ऐसे लगता ही नॉर्मल सा है यार, अभी ये पेस्टिसाइड अच्छा लगता है ऐसे, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अंग्रेजी, हाँ डेजर्टिफिकेशन, ऋणग्रस्तता, तुमने तो सभी बता दिया, फिर मैं क्या पढ़ाऊँ तुम लोगों को। चलो ठीक है, फिर भी बात करते हैं हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 50% जो है वो रोजगार में योगदान है, 53 बिलियन डॉलर का निर्यात है, 323 मिलियन टन उत्पादन है। आगे बात समझ में। अब हम जो है वो एग्रीकल्चर के समय सबसे पहले चैलेंजेस देखते हैं, और सबसे पहला चैलेंज है जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम खुद अनिश्चित हो रहा है भाई, और मौसम की जो है वो घटनाएं जो है एक्सट्रीम लेवल, चरम मौसम की घटनाएं ज्यादा हो रही है, या तो सूखा या बाढ़, तो ये एग्रीकल्चर को बहुत है अफेक्ट कर रहा है। एक चीज तो आप लोगों को जो है, हाँ क्या याद रखना है तुम लोगों को, कि जो है कृषि क्षेत्र की समस्याओं के बारे में याद रखना है। पहली एक चीज तो जो क्लाइमेट चेंज है वो अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, पहली चीज क्लियर। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और बात करते हैं बेसिक बेसिक से, चलो तुम लोग ऐसे सीधे भागो मत। पानी की कमी, कृषि प्रधान क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता एक बड़ी चिंता है, और खासकर सिंचाई के लिए पानी की मांग भी बहुत ज़्यादा है। आज सुबह ही अखबार पढ़ा जाइए वो कि भाई, और जयपुर अजमेर ये भी जो है ना डार्क जोन में जाने वाले हैं, जमीन का पानी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बेसिक से चलो, तो जलवायु परिवर्तन एक चैलेंज है, पानी की कमी एक चैलेंज है, भूमि जो हम बहुत ज्यादा खेती कर रहे हैं, खराब भूमि प्रबंधन प्रथाएं हैं, रासायनिक उर्वरकों का हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो भूमि का जो है वो क्षरण हो रहा है, भूमि जो है वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी कम हो रही है। जो मृदा जो है ना, मृदा स्वास्थ्य, वो मृदा स्वास्थ्य जो है ना वो अपने आप में बिगड़ रहा है, और पहले बहुत सही था। अगर तुम आज से 5-10 साल पहले भी देखो, तो मेरे को भी अगर खेती ढंग से पुरानी याद आए, तो मतलब खेत में हमारे यहाँ जो है वो लोग 12 महीने खेत में ही लगे रहते थे। मतलब जरूरी नहीं है एक ही सीजन में हो रहा है काम, लेकिन फिर भी जो है वो मतलब खाद छिड़क रहा गया, और डेजर्टिफिकेशन नहीं बढ़े इसलिए खड्डे खोद कर आ गए, सूढ़ काट लिया, सूढ़ काट लिया भाई, जो है वो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ जो है उनको काट लिया, खाद जो है वो छिड़क के आ गए। फिर उसके बाद में रोटेशन बहुत अच्छा था कि इधर वाले लैंड को यूज ले लिया, इन अड़ाओ छोड़ दियो, आजकल धीरे धीरे है ही को नहीं। और रासायनिक मतलब आज अब भी हमारे चूरू के हालात ये हैं कि हम लोग जो है ना यूरिया डालने से भी डरते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खेती जो है वो कमर्शियलाइजेशन तो है नहीं चूरू में खेती का, और खेती से कोई पैसे तो कोई बहुत ज़्यादा कमा नहीं रहा, तो सबका यही है कि मतलब रहन दो रहा खाने के दाने तो करना है। इतनी खेती होती है हमारे यहाँ, कोई ना कोई नहर है ना कोई बरसात आती, तो बीच ऐसा सा मामला है, तो भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 क्विंटल धान होना है, कम कम ढंग को तो वह खावा तो शुरू, ये याद रखें। उसके बाद में कीटनाशकों का प्रतिरोध, तो कीट और रोगजनों को द्वारा कीटनाशकों के प्रतिरोध का विकास हो गया, इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तुम चाहे कितने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करो बोले, अब जो है ना वो मतलब वहां उनके अंदर भी, जैसे आपने में भी अब जो कोविड की इम्यूनिटी पैदा होगी ना, तो भीतरी कहूँ वे भी आपकी दिमाग चलाते रहे हुए थे, बहुत ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग कर लियो, तो वो भी अपने आप में एक समस्या है। उसके साथ साथ आर्थिक समस्याएं, देखो किसान जो है वो एक तो जो है उसकी इनकम कम है, एक उसके ऊपर ऋण ज़्यादा है, और उसके साथ साथ उसकी लागत जो है वो बहुत महंगी होती जा रही है, लागत जो है वो बहुत महंगी होती जा रही है, इनकम उसकी उतनी नहीं बढ़ रही है, इनकम उसकी इतनी नहीं बढ़ रही है। फर्टिलाइजर और वो पेस्टिसाइड का डब्बा लाने से तो ऐसे आते हैं 2,500 2,000 के हैं, पेट्रोल जा रहा है, पेट्रोल डीजल तुम्हारे 100 के पास जा रहे हैं। और ये आप लोग जो है वो दोस्तों जो है वो एग्रीकल्चर में देख रहे हो, तो अपन कब की सुन रहे हैं, वही बाजरा 2,000 का, गेहूं उतना ही तो चल रहा है, उतना ही चल रहा है, उतना थोड़ी बढ़ा है जितनी और सारी चीजें बढ़ गई। मतलब तुम और मैं 2010 की बात करें तो एप्पल का फोन कितने में आता था, बहुत बड़ा है ना, 1.5 लाख तक पहुंच गया है। मोबाइल का रिचार्ज
डाटा कंजप्शन चलो हुआ है, फिर भी 400 रुपये तो पहुंच गया। पहले 100-150 रुपये में काम चलो, अब चलो रील देखें आप बात तो अलग है। लेकिन एग्रीकल्चर के इनपुट्स देखिए, अब पेट्रोल कितना ज्यादा बढ़ गया, हद से ज्यादा पेट्रोल बढ़ गया है। उसके साथ मजदूरी की दर देखो, आज 10 साल पहले देखो तो थे लेबर 300-350 रुपये मिल जाती, अब 700 रुपये बिना तो लेबर काम करना को नहीं आवे। और काम करना आवे ने तो बाने भाई साहब बढ़िया तरीका सीरो और सूसवा खुआओ, फिर जो है वह कम कम जो है वो 10 बार लघु शंका, हाँ फिर शाम को जाते टाइम बाकी सेवा और करो, दूसरे दिन मन बुला रोड ले कि भाई जी आणो है, काम कराना आणो है, बहुत न करा है, ये थोड़ी है। तो एग्रीकल्चर लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, बीज जो है वो महंगे हो रहे हैं, कोई खेती करे तो उसे पूछो क्या हालात है। तो ये तो सारी चीजें इनपुट्स जो है ना वो तो महंगी हो रही हैं, इनकम उतनी नहीं बढ़ रही है। हाँ, लेबर भी महंगी है जयपुर में, तो सही बात है। बाजार की पहुंच और अस्थिरता, उत्पादों की उचित बाजार तक पहुंच नहीं है, और साथ के साथ जो है वो मूल्य की अस्थिरता है। ये अगर आप लोग जिस एमएसपी की बात करते हो ना, तो 10-15% किसान ही उसका यूज ले पाते हैं। हाँ, उसमें भी जो है वो मेन हरियाणा पंजाब और ये अपने वाले ही लेते हैं, थोड़ा बहुत हरियाणा पंजाब वाले लेते हैं, और तो यूज ही नहीं लेते हैं, क्योंकि एमएसपी की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है, इतनी सरल नहीं है। पहले तुम लोग जो है वो जमाबंदी लेके जाओ, वहाँ पे अपना जो है वो दोस्तों टोकन लेके आओ, फिर वहाँ जाओ तुम लोग लाइन में लगो, बेचो, फिर बाद में जो है वहाँ पे जो बैठा है सेठ साहूकार वो फिर उसकी क्वालिटी चेक करेगा, उसके बाद में जो है वो पैसा अकाउंट में आएगा। इतने में किसान सोचता है ले जाओ यार, कौन बाजार तक लेके जाएगा, पिकअप में भर के ले जाएंगे, जितने में तो जो है वो एक एक बोरी जितना तो जो है ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा, पूरे दिन दुख पाएंगे, पैसा जो है वो आएगा बाद में, इससे अच्छा बेचो इसे। जो वो जो है वो अगर 2000 का भाव है तो वो बेच देता है कितने में, 1800 में ही। तो बाजार की पहुंच और प्राइस में भी स्टेबिलिटी नहीं है। तुम लोग देखो एग्रीकल्चर में अपने यहाँ पे एमएसपी क्या होता है उसके ऊपर आएंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि तुम्हें और कोई नहीं देना तो सरकार कम से कम इतना तो देगी, सरकार कम से कम आपको इतना तो देगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो बाजार की पहुंच वो नहीं है, उसके साथ साथ अस्थिरता है, ये भी आप लोगों को ये जो है वो याद रखना है। अब साथ के साथ अब लेबर की भी कमी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो जो है वो आर्थिक पर अवसर के अंदर जो है वो बाहर चले गए। अब मार्गानी तो जनता सारी जो है वो क्या तो सूरत बैठी है, क्या बेंगलोर बैठी है, क्या जापान बैठे है, क्या इराक ईरान बैठी है, तो जनता तो सारे बाहर गई। केवल महिलाओं और वृद्ध जिन्होंने ही हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को संभाल रखा है, युवा वर्ग तो जो है वो आजीविका की खोज में शहरों में जा चुका है। तो लेबर की भी अपने आप में कमी है। बच्ची खुशी लेबर जो है वो मनरेगा चली जाती है, बच्ची खुशी लेबर जो है वो मनरेगा चली जाती है। उसके साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसकी जो प्रथाएं थी वो धीरे धीरे कम हो गई। अब कृषि के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक, टिकाऊ खेती की प्रथा, हमारे यहाँ पर्यावरण अनुकूल खेती नहीं हो रही है। अब तुमने सोचा था कि अभी कोई गंगानगर के अंदर भी चावल होंगे, वो जमी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, और वहां पे तुम लोगों ने खेत भर दिए। अब खेत भर दिए तो वहां तो सेम की समस्या होनी थी। हाँ, और सबसे बड़ी समस्या तो रामचंद्र जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि भाई मैंने तुम्हें कहा कि विक्रम बेच ये है, बूस्टर ने कहा कि भाई इतने का है ना, दूसरे संस्थान ने कहा भाई इतने का है, हो सकता है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। फ़ोन वाले ने कहा कि ये फ़ोन इतने का है, और जो है वो दोस्तों इस कपड़े वालों ने भी कहा कि ये टी शर्ट इतने की है। लेकिन किसान नहीं कह सकता, इतनी मेहनत करने के बाद में भी किसान जो है वो ये नहीं कह सकता। हाँ, बैच में ज़्यादा नहीं, 4-5 क्लासें भी आप इजीली कर लेंगे 1-2 घंटे में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन, बात समझ में आ गई। तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे क्या आने वाले टाइम में, तो अति अति चीज़ा मिली थाने, कहीं पूछे बात यहाँ थाने तो यहाँ आनंद आज जी, सुबह उठता ही जी बढ़िया जो है 2 कचौरी 2 समोसा, शाम को जी बढ़िया गुलाब जामुन कतली सहक की मिली थी, क्या टेंशन लो। और तन तो 4 ही क्लास हुई है, तो सारा एक मतलब एजुकेशन से संबंधित तो सारी चीज़ करवाएंगे भाई। पहले कोर्स भी करवाएंगे, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे, रिवीजन क्लास भी करवाएंगे। आते ही तो बोला है मैंने, आते ही तो बोला है कि मैं मेंस वालों को तीसरी बार रिवीजन करवा रहे हैं हम, तो और क्या चाहते हो।
हाँ, भोले हैं जनता। और उसके बाद में दोस्तों कृषि क्षेत्र में वित्त का अभाव है, कृषि क्षेत्र में ऋणग्रस्तता है, जोत का आकार जो है वो छोटा होता जा रहा है, धीरे धीरे खेत ही छोटे होते जा रहे हैं। छोटे क्या होते जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बाप भी का चार बेटा, धीरे धीरे क्या हो या कम ही हो रहे भाई, धीरे धीरे जो है वो कम ही हो रहे हैं। तो ये वास्ते जोत का आकार जितना छोटा होगा ना, लागत उतनी आएगी। जोत का आकार जितना बड़ा होगा, बड़े खेत में कॉस्टिंग कम आती है। और धीरे धीरे लोगों के जो खेत थे ना, पहले बाड़ा बन गया, प्लॉट बन गया एकदम कम कम, 1 बीघो 1.5 बीघो भी में बाद में खेत में मकान बना लिया जाए, एकदम ही कम हो लग गया। तो ये भी याद रखना आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद में कृषि, और उसका कारण क्या है भाई, ये अपनी खेत की जमीन थी, यहां से एक तो सड़क चली गई, मेगावे में चला गया आधा खेत। तो फिर उसके बाद में जो है शहर के पास में आ गया, तो इधर वाले इस पोर्शन में जमीन के पास प्लॉटिंग कर दी, इस पोर्शन में जो है वो जमीन के पास है प्लॉटिंग कर दी भाई। फिर बाद में ये बचा हुआ पोर्शन था, उसको जो है वो दोस्तों जो है वो 3 भाइयों में बांट दिया गया, 4 भाइयों में बांट दिया गया, 3 भाइयों में बांट दिया। फिर 3 भाइयों में से एक को स्कॉर्पियो की इच्छा होगी, तो इसने थोड़ी इधर वाली प्लॉटिंग और कर दी, शहर के पास था। तो अब मतलब जमीन बची कहाँ है, तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, और जो है वो दोस्तों जो है वो जमीन जो है वो धीरे धीरे कम होती है और जा रही है। कौन सी, एग्रीकल्चर लैंड। ऐसे नहीं, जमीन कोई कम थोड़ी हो रही है, जमीन तो है ही भी बेटा, उद्योग लाग गयो बेटा, मेगा वे निकल गयो, नेशनल जो हवे निकल गयो, तो वो एक चक्कर है, ठीक है। अब आगे बात करा, भारतीय कृषि मानसून आधारित है, और राजस्थान वाले तो एकदम ही मानसून आधारित है। तो सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, और जो प्रोजेक्ट है वो बहुत धीरे हैं, प्रोजेक्ट जो है वो बहुत धीरे हैं, ये भी याद रख लेना। हाँ, अब जो है वो बहुत धीरे। सर जैसे कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर होता है, वैसे अन्य कारखाना उत्पादों का भी होता है, सबका ही होता है, डिमांड सप्लाई के आधार पर ही होता है, मार्केट बेस्ड ही होता है हर चीज का, है ना। अपन पढ़ेंगे डिमांड सप्लाई, मार्केट बेस्ड ही होता है, लेकिन उसमें जो है उसको अगला डिसाइड करता है कि मुझे मेरी चीज कितने में बेचनी है ना। और यहाँ जो है वो क्योंकि एमएनसी डिसाइड कर सकती है, पर किसान डिसाइड कर ले कि मैं तो 5,000 में बेचूं, तो कोई खरीदे ही होना गया हुआ है। एप्पल वाला तो कर ले डिसाइड, तो मल्टीनेशनल कंपनी डिसाइड कर ले, आप बिस्कुट कहाँ पार लीजिए वो डिसाइड कर ले कि मैं 2 रुपये में बेचूँ, पार लीजिए। आशीर्वाद को आटो है वो डिसाइड कर ले मैं तो तम बेचूँ। अगर किसान डिसाइड कर ले तो फिर बाद में वो आपको घर के यहाँ चला, टापरा की फीस किया भरे हैं भाई, कैसी सी लेडी है भी को लोन कद भरे वो भाई जाके, अगली बार बिन बाद में बिगमान पाछी जो है वो जुताई करवानी है, हेरो कडानो है, खेत साफ करवानो है, आगे बाद में तो हर साल 2 साल भात भी भरनो पड़े है, कोई बहना हुआ जना आगे टाबरा को ब्याह भी करना है। तो वो मतलब इतनी ज्यादा मतलब सशक्त थोड़ा ही है कि वो कहे कि नहीं मैं तो इतने में ही बेचूंगा। अगर वो इतना सशक्त हो जाए तो फिर समस्या ही नहीं है। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं, कृषि यंत्रीकरण का स्तर भी निम्न है। यंत्रीकरण मतलब मशीनीकरण, एज कंपेयर देन हरियाणा, हाँ एज कंपेयर देन हरियाणा और पंजाब में तो मशीनीकरण बहुत तगड़ा है, हमारे यहाँ मशीनीकरण कम है। आज भी अपने वहां जो है इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये भी अपना एक कारण है, क्या याद रख लेना। हाँ, वो हर जो है ना उत्पाद के अनुसार होता है। आशीष आ जाओ इधर। हाँ सर, बूस्टर का कोर्स कैसे दिला, कितना बढ़िया प्रश्न पूछा, ऐसे पूछा करो। किस किस ने बताया भाई अपने साथ वालों को, इतने दिन हो गए तुम्हें, 5 दिन हो गए आए हुए, और तुम लोग पढ़ रहे हो डेली आके, तुम्हें मतलब बढ़िया भी लग रहा है, तो तुमने भाई ये, हाँ तो नया नया प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न पूछा करो, ऐसी बात बताया करो। आते ही सर जो है वो हमने हमारे साथ वाले को बताया, आज ज्वाइन करवा दिया। ये कौन कौन है एक बार बताओ, बता दिया और छोड़ दिया, कोई ऐसे ही थोड़ी बताना था। हाँ, मतलब ये अपना तो है नहीं, मैं ये चीज बोलता हूँ तब तो तुम लोगों को जोर आता है। दिला ही दिया सर एक को, मंजू जी ये मत करो थे ठीक है। तो भाई कुछ नहीं है, आपको जो है वो बूस्टर ऐप डाउनलोड करवाना है, अगले को विक्रम पेज पे एनरोल करेगा, जाके जो है वो एनरोल हो जाएगा पेमेंट करके, या फिर टेक्निकल टीम के नंबर हर पोस्टर पे दिए हुए, वहाँ आप कॉल कर सकते हो। 1-2 दिन में ज्वाइन भी कर लेंगे, मैंने भी करवा दिया सर ज्वाइन एक को, ओके 2 को ज्वाइन ही करवा दिया। नहीं तो जी तरीके हूँ थे लोग बता रहे हो भी तरीके हूँ, तो आज ही जो है वो 150 के एडमिशन हुए हैं। तो एटलीस्ट बताएं, ऐसे रुके नहीं। आप लोगों से जनरली बच्चे जो पढ़ते हैं वो पूछते हैं कि भाई हमें आरएस की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, तो जरूर बताएं भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, गरीब एवं अशिक्षित किसान, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोजगारी, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है।
प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोजगारी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। और वो क्या क्वेश्चन है तो ये याद रखना है। और वो क्या याद रखना आप लोगों को कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि देखो आपने आप देखा ना गामम कि 2 बीघा तो जमीन है, सुबह सौ पहली जो है वो काको जी गया खेत में उड़ गया, फिर काको जी तनी जो है वो चाय ले जो है वो भतीजो खेत में उड़ गयो, फिर 9 1 बजे आपने जो है काकी जो है वो भैंस और बकरी लेर खेत में उड़ गया, फिर जो है वो थोड़ो 10 11 12 बजीर भी टाइम जो है ससुर ससुर खेत में उड़ गया, फिर जो है वो जेठनी जो है एक जनन भेजे के बेरे जो है वो तरह दादन बुला लिया घरे काम है, फिर ठीक है शाम ने एक जनो गयो बरोटी लेने उड़ गयो, ठीक है एक जो जेठानी बरोटी लेने उड़ गई शाम को, ठीक है फिर एक टाबर और बुलाना आवे कि काका जो है वो घरा को ये वो काम है, फिर बाद में जो है इतना जना ही 2 बीघा जमीन में लाग रखे, इतना जना खत्म लाग रहे 2 बीघा जमीन में लाग रखे आके प्रच्छन्न बेरोजगारी छिपेड़ी बेरोजगारी। मैं ही 2 बीघा जमीन में आ 7 8 आदमी ने कार्ड भी दू ने तो 1 किलो ही अनाज पर फर्क कौन पड़े, ए 2 आदमी जो तो काम कर सके अनाज हो सके ने आ 8 आदमी ने बुलानिया ने जान आड़ा ने आने अगर मैं हटा भी दूं तो उत्पादन पे 1 किलो का ही फर्क नहीं पड़े। एक गैडा पगाऊं 2 4 बुंटा खराब कर रहा है ए आता जाता ए टाबंडेर से भेजा ना आप मोटा मोटी ए तो गैडा आता जाता कोई जो बाजरे के गुआर के बुंटा पर पग मेल रहा है आऊँ उत्पादन थोड़ा बहुत घटो ही भले आऊँ जो कोई फर्क कौन पड़े। तो इन सबको हटा भी दिया जाए मतलब हमें बाहर से लगेगा कि ये 2 बीघा जमीन 8 लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन मैं इन अतिरिक्त लगे हुए लोगों को हटा भी दूं तो इसके उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसे क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। बेरोजगारी टॉपिक में पढ़ेंगे। किस किस को समझ में आया? हाँ, किस किस को समझ में आया? आ गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। सही है, एकदम क्लियर है बात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ेंगे, वहां कई प्रकार के टाइप होते हैं। एक होता है मौसमी बेरोजगारी। एक क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी के अंदर कहीं हुए अब जी मौसमी बेरोजगारी में क्या हो सी कि ए जो है वो 3 महीना 4 महीना तो काम करो, 3 महीना 4 महीना तो भेजा काम करो भाई साहब, 3 महीना 4 महीना तो काम करो। अब जो है भाई दिवाली आता आता है जो है वो कड़बी काट ली, रसोई क्यों काम कर लिया और अब दिवाली को ये फ्री हो गया। अब दिवाली में लेर पाचो सावण का दावा होया बाद में, मतलब औरता ने बाई गोनी हुई तो दिवाली में ले रहे अक्टूबर नवंबर में लेके वापस ए जो है ना काको जी तो जो है वो अठीन ले ई चूंतरे के ऊपर बैठे है ताश खेले हैं, और बाद में जो है वो ताऊ जी जो है अठीन मित्र मंडली के बैठे ताश खेले, और अटीन जो है वो बूढ़ा के अंदर बैठे जो है वो ससुर जी बढ़िया बैठे अटीन शाम को बढ़िया तय करे, दिन में पीपल नीचे बढ़िया ताश पीटर बैठे रहे, सारा दिन गांव में चर्चा ही चर्चा। आए मौसमी बेरोजगारी केवल एक क्षेत्र में जो है वो दोस्तों जो है अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, कूलर उद्योग में भी है, नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेकिन ये लोग जो हैं जो केवल 3 4 5 माह के लिए एग्रीकल्चर से रोजगार प्राप्त करते हैं, एग्रीकल्चर से रोजगार प्राप्त करते हैं, उसके बाद में जो है ये केवल और केवल उत्पादन में 3 4 महीने जो है वो केवल और केवल योगदान देते हैं, और अगर 2 फसल लेते हैं तो 8 महीने देते हैं। ये मोटा मोटे जो फ्री रहते हैं, इसलिए तो इनके लिए कभी बिना मतलब ताश कैन पिटो। आप देखो खेती वाले टाइम तो मनरेगा अपना कम चल है, इसलिए इनको रोजगार देने के लिए तो मनरेगा चालू कर रखी है। क्या इन हताई करो भ्रष्टाचार करो, इनकी जोड़ो जाड़ो सही करो। हाँ, तो आ बात है, इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कूलर उद्योग में भी यही होता है। अब जो है वो गर्मियों में कूलर उद्योग बढ़िया चल रहे हैं, फिर बैठे हैं एकदम बंद की। आइसक्रीम उद्योग में भी यही होता है। हाँ पे तो कई जिद्दी टाबर हुआ जगह सर्दिया के अंदर भी क्या नहीं आइसक्रीम तो खाऊं, ड्यूड लागू या सर्दिया में खाऊं जना। कई को नहीं है थारे टोली के अंदर थोड़ा थोड़ा टैलेंटेड लड़के और लड़कियां, उनको लगता है कि अगर मैं सर्दियों में आइसक्रीम खाऊंगा या खाऊंगी तो मैं थोड़ा अजीब लगूंगा, अजीब ना मतलब अलग लगूंगा। ठीक है, लड़कों को ऐसे लगता है कि सर्दियों में मैं अगर जो है वो माउंटेन ड्यू पीऊंगा या कोको कोला पीऊंगा तो जो है मैं थोड़ा ऐसे ड्यूड लगूंगा, इसलिए पी लेता हूँ। तो वो अलग बात है, उनकी वजह से थोड़ा बहुत उनका रोजगार चल रहा है, नहीं तो जनरली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आता ही है। चाहे वो आपके कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री हो, चाहे शुगर इंडस्ट्री, तभी चलती है जब गन्ने का उत्पादन होता है, और तो रस क्या मुँह काटा बताता हूँ तो क्या है। तो ये मौसमी बेरोजगारी भी अपने आप में जो है वो क्या है, कारण है। तुमसे ऐसी बात करो ना चाहे तो दिन में तुम्हें जो है कितने ही घंटे पढ़ा दो बोले, हाँ बस तुम्हारी तो समस्या एक ही चीज से है,
हाँ, और वो किस चीज़ से कि भाई सर जो है वो ऐसे बोरिंग मत पढ़ाओ बातें कर लो कितनी। तो अब ये आपका जो है कृषि क्षेत्र का महत्व आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में जो है कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं जो है, कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं या जो चैलेंजेज है, कृषि क्षेत्र की समस्या और जो चैलेंज हैं उनको भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं और उनको आप और आगे एलोबरेट कर सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि कृषि जोत का आकार घट रहा है, भूमि की क्वालिटी कम होती जा रही है, वित्त का अभाव हो रहा है, कीटनाशकों का प्रतिरोध बन रहा है, जलवायु परिवर्तन, गरीब एवं अशिक्षित किसान, जल का अभाव, यंत्रीकरण का स्तर कम है, आर्थिक समस्याएं ज्यादा। उसके साथ साथ लिखो तो लिख दो कि भाई विपणन की समस्या जो है, मार्केट में जाके बेचे कहाँ, तो विपणन की समस्या आपके यहाँ अलग है। उसके साथ साथ जो है वो जोत का आकार जो है वो आप लोगों के यहाँ घट ही रहा है। पर्यावरणीय समस्याओं में आगे जाके आप लिखो तो यहाँ राजस्थान में सेम की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और बेरोजगारी देखो तो दोस्तों आपके यहाँ जो है वो प्रच्छन्न है और मौसमी बेरोजगारी जो है वो दोस्तों जो है वो है। उसके साथ साथ उन्हें जो है वो उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, और सही तरीके से जो है जो वो ऋण भी नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे जो है वो कृषि के मशीनीकरण का स्तर, मशीनीकरण का स्तर जो है वो भी जो है वो कम है। उसके साथ साथ अगर आप लोग देखो तो जो है वो मृदा स्वास्थ्य, वो जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और मृदा स्वास्थ्य के कारण जो है वो अब मानव स्वास्थ्य पर भी जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। आप लोग अगर लोग देखेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब साइड जो है वो कैंसर की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हाँ, कैंसर की प्रवृत्ति जो है वो धीरे 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 जो है वो बढ़ती जा रही है। वो भी अपने आप में क्या है, वो भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है। हाँ, जो कि बीकानेर में ट्रेन अभी को नाम ही कर रखे थे, कभी भी अगर देखो तो हाँ डायग्राम मुझो को समझ में सो की समझ में। सर सेम की समस्या के बारे में बताओ, बता दे श्याम कहीं समस्या, ज्योग्राफी वाला टीचर और बताइए, पर फिर भी मैं भी बता दूं थोड़ी बहुत मना आ जा। तो सेम की समस्या देखो भाई जी, बात ये है कि आपनी जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। आपनी जमीन जो कि मरुस्थल की जमीन है ना, वो कोई काली माटी को नहीं है कि जो तो पानी जेपो जती जगह सोच ले, पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। उसके साथ साथ जमीन में जो है नीचे जिप्सम और रॉक फास्फेट की परत भी है। तो जो गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया है जिसमें रावतसर सूरतगढ़ वाला जो एरिया है, वहां की जो मृदा की सही स्ट्रक्चर तो जो है वो क्या है, एरिड एग्रीकल्चर के लिए है, शुष्क कृषि के लिए है। लेकिन बटिनो आईजीएनपी नहर आगिर, गंग नहर, आईजीएनपी अमर सागर ब्रांच, भाई साहब पानी की पानी हो रखे। तो खेत ना आपा कर दिया सुआ, फिर आपा बटे नॉर्मल खेती करा बढ़ता नहीं भी ठीक है, चलो नरमो कर लियो, सरसों कर ली, गेहूं जो है वो नॉर्मल खेती करा बढ़ता नहीं ठीक है। आप गेहूं चावल मतलब अपने नदी के किनारे होने वाली खेती में चले गए। तो हमने पानी इतना ज्यादा खेतों में डाला कि धीरे धीरे जो है वो जल स्तर भी किस हद तक जो है वो पानी जाए जमीन में। हाँ, नीचे जो है वो दोस्तों आपके रॉक फास्फेट और जिप्सम की परत। तो उसके बाद में जल स्तर जो है वो दोस्तों भूमि के स्तर तक आ गया, और फिर बाद में वो जो है वो जिप्सम से मिला हुआ खारा पानी होता है ना, वो पूरे के पूरे क्षेत्र को एकदम ऐसे कर दिया जैसे कोई मतलब जो समुद्र में खारा पानी पड़ा हो, वैसी स्थिति होगी, एकदम दलदल। वहां पे अगर कोई एक पेड़ भी दिख जाए ना, तो मैं यहाँ बेटा पेड़ भी एकदम सूखा और धोड़ा ही दिखेगा, ये हालात है ना। हाँ, बढ़िया पढ़ाएंगे आपको, केडी सर पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ जो है वो सुरेश सर पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ, अब प्लीज़ पीडीएफ आपकी अपलोड हो गई है, आप जो है सेक्शन में जाके देखें, अभी क्लास पूरी हुई तो जाके देख लेना। आगे बात समझ में। अब कृषि क्षेत्र में आप क्या क्या समाधान कर सकते हो, कृषि क्षेत्र में अपन क्या क्या समाधान कर सकते हैं वो बताओ तुम लोग मेरे को। कृषि क्षेत्र में हम लोग क्या समाधान कर सकते हैं, आगे बात सेम की समस्या समझ में। हाँ बताओ भी, कृषि के अंदर हम लोग जो है वो क्या समाधान कर सकते हैं वो आप लोग मेरे को बताएं। सुधार क्या क्या हो सकता है एग्रीकल्चर में, सुधार क्या हो सकता है ये याद रखें। बताओ भी बताओ, 10-12 तो बताओ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बढ़ावा दो, पारंपरिक संसाधन ने बढ़ाओ, रिवर प्रोजेक्ट्स, और वाह गजब रिवर, बहुत बढ़िया। ओके, यूरिया खाद कम यूज करो, जैविक कृषि, तकनीकी खेती, नहरों का निर्माण करो, पेस्टिसाइड का लिमिटेड यूज करो, तो सही छांटा भरो, बढ़िया हो भैया, पढ़ाई में तो होशियार होते हैं ना। चल आगे।
और तो चलो बात करते हैं, और जो है वो दोस्तों अपन लोग जो है वो बात करते हैं कृषि क्षेत्र में हमें क्या क्या समाधान करने चाहिए आने वाले टाइम में। सबसे पहले हमें जो है वो टेक्नोलॉजी को जो है वो और अच्छा यूज लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज का मतलब है कि हमें स्मार्ट फार्मिंग करनी चाहिए, ड्रोन्स का उपयोग करना चाहिए, ऑटोमेटेड सिंचाई सिस्टम, जीपीएस नेविगेशन। किसानों को जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, उन्हें जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षित किया जाए, इक्विपमेंट्स दिए जाएं, ताकि जो है वो हमें ये पता चले कि बूंद बूंद से भी खेती हो सकती है, और इतनी तकड़ी हो सकती है कि जो है वो बाड़मेर में अनार की सिंदूरी अनार इतना अच्छा हो रहा है कि लोग जो है वो 100-150 बीघा में साल में 2-2 3-3 करोड़ के अनार बेच रहे हैं। सोचो थे मतलब पीछे थोड़ी बात करी मन ध्यान पड़े, जब मैं सोचा आप दुख सही पावा सिंचाई पद्धति में जो बूंद बूंद विधि है, ड्रॉप मेथड जो है, उससे जो है वो जीपीएस को नेविगेशन से हम लोगों को पता चल सके। हाँ, इन सब सारी चीज़ों का, मौसम का पूर्वानुमान पता चल जाए भाई साहब। हाँ, कोई टीडी वीडी आ रही है उसका पता चले। टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट आप जो है वो अच्छे से यूज करें। कोई बाड़मेर से है क्या भाई? हाँ, मैं तो मतलब उस दिन भावुक हो गया था जब मैंने मतलब एक दिन जो है वो आ रहा तो सीकर के पास है ना खजूर मिल रहे थे। मैं कहा भाई खजूर यार कहाँ से आए? तो मतलब कच्चे खजूर, सोचो तुम लोग को जैसलमेर से खजूर हो रहे हैं, जैसलमेर में दबा के खजूर हो रहे हैं, आप तो कच्चे खाओ भाई साहब। मतलब पहले तो मैं दूर हूँ तो यहाँ लगा कोई बोरिया पड़े, अरे बोरिया छोटा छोटा किए हैं, कहीं चक्कर है। पर बाद में अब जो है वो रतनगढ़, बीकानेर, सीकर तक चौराहे पे आपको खजूर मिल जाएंगे गर्मियों के टाइम में। हाँ, कुछ सुजानगढ़ के आसपास कौन हो गया अनार हुआ है कौन जीप का करशा प्रयास। मैं तो मार तो घर खुद का अंगूर लाग रहा है, मैं मानने को नहीं आया तो मैं 5-7 दिन बाद जासूंगा फोटो दिखाऊं तन। हाँ, 2 बेल लगाई मैं, आपका बेजा मतलब अंगूर लग गया, मजाक कौन करूँ था, नहीं लगा गुरु जी यही कहा है। दूसरा, स्थायी स्टेबल, अगर हम लोग बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड्स हमें अपनाने चाहिए, जैसे जैविक खेती हो गई, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो पर्यावरण के अनुकूल हम कीट प्रबंधन करें, फसल चक्रण का ध्यान रखें। तो है ना, इन सारी चीज़ों को शून्य बजट पर प्राकृतिक खेती, अब आगे हम पढ़ेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें ऐसे ताज्जुब होगा, इसका नाम ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, नाम ही इसका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। मतलब जो है वो दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में आप सारा प्रोडक्शन कर लेंगे और पैसे ही नहीं लगेंगे, है ना। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कृषि पद्धतियां, हमें स्टेबल कृषि पद्धतियां अपनानी पड़ेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उत्पादन तो कम होगा, एक बार तो किसान को घाटा होगा, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट धीरे धीरे अच्छे रीच भी कर रहे हैं, लेकिन नाम की ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं। हाँ भाई, आपने जयपुर में कहीं चल है कि जी है ना दूध के अंदर जो है वो कांच की बोतल में दूध गाल रखा है जी, ऑर्गेनिक मिल्क है। कब भाई जी क्यों ऑर्गेनिक मिल्क है? बस थे तो 15 रुपये एक्स्ट्रा दे देगा, नॉर्मल तो 60-65 में आए और 80-82 को पड़ी थी। ऊपर में बोतल साफ और को नहीं वे कांच वाली वह खराब और हुए। अब तो एक बात बताओ, अटे ऑर्गेनिक दूध क्यों हो सी? भैंस चारों बोई खावे, खड़ पूरी पूरी बाई खावे हैं, चारों मेरे थे जो है यूज ले रहे हो पूरा पेस्टिसाइड, तो भैंस मतलब बेटी बेटी ऑर्गेनिक दूध बना देगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, लेकिन इसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि ये ऑर्गेनिक तो है ना। हाँ, और अब ये धीरे धीरे जो है वो कल्चर आ रहा है कि आने वाले टाइम में आपके पास पर्सनल डॉक्टर हो ना हो, पर्सनल सीए हो ना हो, लेकिन आपके पास पर्सनल किसान होना बहुत जरूरी है। लोग धीरे धीरे गंगानगर, हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ साइड है, पंजाब साइड जो है वो अपने खाने के लिए अगले को पाबंद करते हैं कि तू गेहूं के 5,000 रुपये ले लेना भले, लेकिन हमें 5 बोरी गेहूं ऐसा दे जिसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं हो। मार्केट में बेचना वो अलग है। तो अब धीरे धीरे लोग इस चीज के ऊपर भी आ रहे हैं, तो हमें इन चीजों के ऊपर भी जो है वो ध्यान देना होगा कि हमें जैविक खेती, पर्यावरण अनुकूल कीट प्रबंधन को अपनाया जाए, फसल का रोटेशन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार गंवार हो रहा है तो गुआर ही गंवार करें, नहीं, गुआर के साथ वहाँ पे जो है वो अगर हम दालें जो है वो दालों की बुआई करते हैं तो उससे जो है वो न्यूट्रिशन रिच रहता है मृदा का, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे जो है वो एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नई टेक्नोलॉजी को यूज़ लेना है, अच्छी प्रथाओं का यूज़ लेना है, मार्केट में किसान को बने रहना है, और अपनी जो है वो मौसम का पूर्वानुमान लगाना, उचित मूल्य का पता लगाना, किस कैसा बीज जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इन सब के सब की चीज़ों के लिए हमें पता होना चाहिए। शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है।
एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। सर कब तक क्लास होगी? पहले तो मेरी आधा ही घंटे की इच्छा ही, लेकिन अब क्लास को माहौल बन रहे थानजोर को नहीं आ रहे ओ महत्व है समस्या है, तो पूरा करवा दूँ काल फिर 3 टॉपिक कर हरित क्रांति, उसके सागे सागे ब्लू रिवॉल्यूशन, और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों का जो है वो हाँ वाइट रिवॉल्यूशन, ये 3 टॉपिक करेंगे कल। तो चाल बातें बाद में कहीं जोर आवा धन पड़ता फिर लाइट तो गई और ऊपर ए लाइट जगह बोली है ऐसी चाल लगो नहीं इन्वर्टर 5-7 मिनट और ही मन लगे है ना। माहौल तो सही है पर जयपुर में आजकल ई मतलब इस साल में जती लाइट कटौती दे लेकिन भाई साहब अति तो कोई 12 में हाजत होती बेजा लाइट जाओ, जयपुर में इतनी लाइट जा रही है। तो 5-7 मिनट पढ़ लो क्योंकि अब जो है वो तप्पन लाग जी कमरा लाइट आऊँ। हाँ जयपुर में लाइट गई भाई, आज दिन में जो है 5वीं बार गई है, राम जाने कोयले वोयले नहीं है क्या चक्कर है विद्युत। हाँ अब दोस्तों आगे बात करते हैं। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग के अपने आप में जो है वो एक इश्यू है। उसके बाद में किसानों को हमें वित्तीय सहायता देनी चाहिए। वित्तीय सहायता मतलब हम लोग किसानों को सम्मान निधि के तहत कितने रुपए दे रहे हैं भाई? पहले 6,000 रुपए दिया करते थे। पहले कितने रुपए दिया करते थे? 6,000 रुपए दिया करते थे। और अब हम लोग कितने दे रहे हैं? नई सरकार बनने के बाद में याद आ रहा है कोई बताएगा एग्रीकल्चर से है तो बताओ भी। तो किसान सम्मान निधि जो है उससे दोस्तों अब जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो 8,000 रुपए साल के किसान को दिए जाते हैं सम्मान के लिए। और वतन तो याद है हाँ, पर 8,000 सम्मान सम्मान सो ही हुआ है बस किसानों को तो